अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पाकिस्तान अफेयर्स का नेक्स्ट लेक्चर है और आज मेरा जो आगाज़ होगा आप लोगों के साथ वो एक इंटायरली नए टॉपिक से होगा। ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं या यूरोपियन जो हैं ये जस्ट लाइक दे वर इन्वेडर्स, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अपनी कॉलोनीज़ बनाई जो हैं वो यहाँ पे आके, जहाँ पर 1600 में ऑलमोस्ट लंदन कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहली हिंदुस्तान में आने वाली कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, बल्कि वो लंदन कंपनी ऑफ मर्चेंट्स थी। अब ये जो लंदन कंपनी ऑफ मर्चेंट्स थी ये 1600 में आती है। उस वक़्त ये कहा जाता है कि ये मैं रेफरेंस जो है वो मैं एक जर्नलिस्ट का कोट करने जा रहा हूँ कि उस वक़्त एक जो बादशाह था, जो हिंदुस्तान का मुग़ल बादशाह था, आई थिंक सो शाहजहां, उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है। तो उसके इलाज के लिए जो कन्वेंशनल जो जितना भी तरीक़ाकार था वो सारे का सारा जो आयुर्वेदिक मेडिसन थी, जो तिब थी, जो हिकमत थी, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है। तो उस वक़्त जो हैं वो ब्रिटिशर्स के डॉक्टर्स जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। तो बादशाह, चूँकि ब्रिटिशर्स जो थे वो आर्जी तौर पर तिजारत की गर्ज से वहाँ पर आए, तो बादशाह को ये तजवीज़ दी गई कि उनके जो अपाथोकेरी हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनको बुलाया जाए ताकि वो आपकी बेटी का इलाज कर सकें। उनमें से एक डॉक्टर को बुलाया गया। फॉर्चुनेटली बादशाह की उस बेटी का इलाज हुआ और वो बच गई। तो उस डॉक्टर को बादशाह ने कहा कि इसको तराजू में खड़ा किया जाए और इसके वज़न के बराबर इसको सोना दिया जाए। तो उस ब्रिटिश अपाथोकेरी ने कहा कि जो शहंशाह हिंदुस्तान, मुझे आप ये सोना मत दें, मेरे लोगों को यहाँ पर जो है वो अपनी छावनी वगैरह कायम करने की इजाज़त दे दें। तो जिससे एक चीज़ नज़र आती है कि किस तरह से जो नेशनल स्पिरिट थी वो कितनी ज़्यादा ताकतवर थी गोरों के अंदर जब वो सब कॉन्टिनेंट में आए। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात नज़र आती है कि उन्होंने, उस डॉक्टर ने अपने ज़ाती मफाद को तरजीह नहीं दी बल्कि अपने कौम के मफाद को तरजीह दी। बहरहाल उससे एक्सपेंशन का आगाज़ होता है। जैसा कि पहले भी टू नेशन थ्योरी के लेक्चर में मैं आपको बताया था कि मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद यहाँ पर सिख और जो मरहट्टास हैं वो बड़े ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और मुस्लिम एम्पायर जो है वो फर्दन पहले मुस्लिम एम्पायर डिक्लाइन का शिकार होता है। फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी तमाम छोटी छोटी जो रियासतें थी उनके ऊपर भी उन्होंने कब्ज़ा किया। गर्ज के 1800 यानी कि 19th सेंचुरी के आगाज़ में, अख्ताम पे 1700 के अख्ताम पे 18वीं सदी का अख्ताम और 19वीं सदी का आगाज़ 1801 से ऑनवर्ड होता है। उस वक़्त तक ब्रिटिशर्स पूरी तरह से ऑलमोस्ट अपने पंजे जो थे वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर गाड़ चुके थे।
तो ऐसी शक्ल में वो ना सिर्फ अपना कल्चर ला रहे थे, वो अपनी लैंग्वेज प्रमोट कर रहे थे, बल्कि वो अपना रिलीजन भी प्रमोट कर रहे थे। ये एक मतलब ऐसी सूरत हाल थी कि जिससे हिंदुस्तान के उन लोगों को धड़ाधड़ कन्वर्ट किया जा रहा था, उनको क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, जो कबल अज़ीं या तो वो शूदर थे या वो किसी और सेक्ट से थे और किसी मतलब मज़हब से थे कि उनका किसी और के साथ लिंक जो था वो मौजूद मतलब वो उनको कन्वर्ट जो था वो किया जा रहा था। तो जिस वक्त रोमन कैथोलिक मिशनरीज जो हैं वो कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को और लो कास्ट के लोगों को, तो 19th सेंचुरी में हिंदू समाज को असल में ब्रिटिशर्स या ये जो जितने भी ये जो लोग थे, जितने भी जो मिशनरीज थे, जो इनके पादरी थे, वो असल में ये कहते हैं कि आपका मज़हब ठीक नहीं है, आपके मज़हब में ये खराबियां जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। लोगों को उनके मज़हब से तोड़ने के लिए उनके मज़हब की खराबियों को चुन चुन कर उनके सामने लाया जाता, और उन खराबियों की बुनियाद पर जब लोगों को ये कहा जाता कि आप अपने आप को कन्वर्ट कर लें, तो असल पर्पस भी यही होता कि ये लोग जो हैं वो अब मतलब जो है वो अपने कन्वेंशनल ट्रेडिशनल रिलीजन को छोड़ दें और हमारे साथ जो हैं वो इस जो हमारा ये जो मज़हब है ये इसका हिस्सा बन जाए। तो ऐसी शक्ल में हिंदू कल्चर के अंदर जो कन्वेंशनल इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो कुछ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट सामने आई, जिनको हम हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स का नाम देते हैं। सॉरी, ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं असल में इन्हीं रिफॉर्म मूवमेंट्स को मद्देनज़र रखकर मुसलमानों ने अपनी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट शुरू की, जिनका तस्करा मैं इंशाल्लाह बाद में करूंगा। और आज के इस लेक्चर को देने का जो असल पर्पस था आप लोगों के को देने का जो असल पर्पस था वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि हमें मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट पढ़ने से पहले जो हिंदू कल्चर के अंदर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी कि जिससे हिंदुओं को रिफॉर्म किया जा सके, वो जो है वो उनका जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो मूवमेंट थी उसको हम बरहमू समाज कहते हैं। इसका जो पायनियर था वो राजा राम मोहन राय था और वो स्ट्रिक्ट मोनोइथ्स था। मोनोथिज्म वो बंदा होता है जिस तरह से आप मोनोथिस्ट हैं, यानी कि आप जो इस्लाम के फॉलोअर हैं, जो आप जो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर हैं, आप मोनोथिस्ट हैं। मोनोथिस्ट बंदा बुनियादी तौर पर एक खुदा पर यकीन रखता है। और राजा राम मोहन राय जो है वो जो था वो मोनोथिस्ट था, और इसमें कहा जाता है कि वो इमेज तस्वीर की वर्शिप के खिलाफ था। मतलब जो लॉर्ड शिव है उसकी तस्वीर, ब्रह्मदेव है उसकी तस्वीर की आप बात कर लें, वो इनकी इमेजेस की वर्शिप के बिल्कुल खिलाफ था। और उसका ये जो मोनोथिस्ट है, मोनोथिस्ट जो पर्सपेक्टिव है, ये कहा जाता है कि ये बुनियादी तौर पर ये इस्लाम से डराइव्ड है। 1914 में इस शख्स ने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और कोलकाता, उस वक़्त कोलकाता कहा जाता था, आज कलकत्ता है, उस वक़्त कोलकाता कहा जाता था, और जहां पर ही वॉज प्रोमिनेंट इन द मूवमेंट फॉर इनकरेजिंग एजुकेशन ऑफ वेस्टर्न टाइप, कि जहां वो प्रोमिनेंट था इस बात पर कि हमें जो वेस्टर्न एजुकेशन है हमें उसको प्रमोट करना चाहिए।
हमें वेस्टर्न, चूंकि वेस्टर्न एजुकेशन जो है, जो कन्वेंशनल ट्रबल्स हैं जो हिंदू सोसाइटी की हैं, वो उसके ख्याल में उनको रिमूव किया जा सकता है। चूंकि वेस्टर्न माइंड जो था, वेस्टर्न एजुकेशन जो थी, वो ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच पर मबनी थी। उसकी जो फाइनल अचीवमेंट थी वो उसने जो है वो 1828 में अपना मतलब जो है वो एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसका नाम उसने ब्रह्मो समाज या सोसाइटी ऑफ गॉड का नाम दिया उसको। राय जो है वो सारी जिंदगी हिंदू रहा। उसने मतलब जो है वो जो उसने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण के जो कस्टम्स थे, जो वैल्यूज़ थी, सेक्रेड कॉर्ड, उसी तरह से वो अपने गिर्द वो पहनता रहा। लेकिन उसकी जो थियोलॉजी है, जो उसका मज़हब का पहलू है, वो कई सोर्सेस से है। जिस तरह से आप याद करें कि जो है वो मुग़ल बादशाह अकबर दी ग्रेट ने भी अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो इंटायरली एक नया कॉन्सेप्ट रिलीजन का दिया था, जिसका नाम दीन इलाही था। वो मिक्सचर था इस्लाम का, वो मिक्सचर था जो है वो हिंदू मत का, वो उसमें कई मतलब जो है वो मज़हब को मिलाया गया था। ये ब्राह्मो समाज भी बिल्कुल कुछ इसी तरह से है। उसके आइडियाज़ आफ्टर द लाइफ जो थे वो बड़े अनक्लियर थे, ऑब्स्क्योर थे, और ये लाजमी पॉसिबल है कि वो ट्रांसमाइग्रेशन की जो फिलॉसफी है वो उस पर बिलीव नहीं करता। ट्रांसमाइग्रेशन बुनियादी तौर पर कि जब आप एक दफ़ा मर जाएं तो मरने के बाद जब आप एक नई शक्ल में पैदा होते हैं तो हम उसको ट्रांसमाइग्रेशन के तौर पर देखते हैं। राय जो था वो फर्स्ट हायर क्लास हिंदू था, ब्राह्मण जो यूरोप गया था, और जहाँ पर यूरोपियन इंटेलिजेंशिया ने उसको बहुत ज़्यादा सराहा, ख़ास तौर पर बरतानिया और फ्रांस में उसको बहुत ज़्यादा हेल किया गया कि ये एग्जिस्टिंग ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर जो ट्रबल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये उनको रिमूव करना चाहता है। उसकी मौत के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, जो मशहूर फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर है, उसका बाप, वो ब्रह्मो समाज का लीडर बना, और उसी की गाइडेंस में ये एक मोर मिस्टिकल सूफियाना तर्ज की एक सोसाइटी बनाना चाहिए। टैगोर ने लिटरेसी को प्रमोट किया और विगरसली जो आइडोलेट्री यानी कि बुत परस्ती है, ये उसने उसके खिलाफ गया, उसको वो नहीं, और प्रैक्टिस ऑफ सती के वो खिलाफ था। सती आप लोग जानते हैं ना कि जिसमें जब कोई औरत जो है वो मर जाती है तो उस मर्द कोई मर जाता है तो उसकी जो बीवी है उसको उसकी चिता के ऊपर बिठा के जिंदा जला दिया जाता था। यानी कि ये वो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें जो है वो हिंदू औरतों को दोबारा मैरिज करने की इजाज़त नहीं थी। ब्रह्मो समाज का जो तीसरा बड़ा लीडर वो केशव चंद्र सेन था, जो रिफॉर्मर था और कंप्लीटली चाहता था कि हिंदू सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम मौजूद है, 4 अहम 3 कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो चाहता था कि ये कास्ट सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए और एडमिटेड वुमेन एज मेंबर्स, और औरतों को उनका मुनासिब हक मिलना चाहिए। लिहाजा उसकी जो अप्रोच थी वो उसने एक तरह से जो कंजर्वेटिव फैक्शन था वो बुनियादी तौर पर उसने एक बहुत बड़ा उनको चैलेंज दिया और एक नया पर्सपेक्टिव जो है वो इमर्ज हुआ। बहरहाल केशव चंद्र सेन के मरने के बाद ये ब्रह्मो समाज जो है ये 1884 में डिक्लाइन का शिकार हो गया। दूसरे नंबर पर जो अहम 3 जो रिफॉर्मर्स मूवमेंट रही है वो आर्य समाज है, और ये इसका जो रूह रवां था वो दयानंद सरस्वती था। दयानंद सरस्वती खुद को योगी कहता था, लेकिन वो योगा
में अपना जो फेथ था, मतलब उसका जो परसेप्शन था, जो योगी होने की हैसियत से वो मुकम्मल तौर पर लूज़ हो गया और वो हिंदुइज्म के कई एस्पेक्ट्स के साथ भी अपने आप को डिसएसोसिएट कर गया। वो उसने वाइडली ट्रैवल किया एज अ प्रीचर और 1875 में ये ब्रिटिशर्स जब टेक ओवर कर गए हिंदुस्तान को तो उसने आर्या समाज की बुनियाद रखी और ये वेस्टर्न इंडिया में बड़ी तेजी से प्रमोट हुआ। दयानंद जो है वो इमेज वर्शिप के खिलाफ था, वो सैक्रिफाइस यानी कि देवी देवताओं के सामने जो है वो लोगों को सैक्रिफाइस किया जाए वो उसके भी खिलाफ था। और पॉलीथेइज्म कि एक वक्त में कई खुदाओं की इबादत की जाए, वो इस तरह से अगर वो पॉलीथेइज्म के खिलाफ है तो नेचुरली फिर वो मोनोथेइज्म की तरफ जाता है। और उसने अपनी डॉक्ट्राइन को 4 वेद्स के ऊपर जो है वो बेस किया। वेद्स बुनियादी तौर पर क्या हैं? ये संस्कृत के वो अहम टेक्स्ट हैं जो आज से कमोबेश जो हैं वो 2500 से 3000 साल पहले जो हैं वो लिखे गए थे। वो उन 4 वेदों के ऊपर एटर्नल वर्ल्ड ऑफ गॉड कि जिनके ऊपर लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स उसके ख्याल में जज्ड क्रिटिकली एंड मेनी ऑफ देम वर बिलीव्ड टू बी कंप्लीटली इवल। उसने कहा कि जो बाद में आने वाले स्क्रिप्चर्स हैं, 4 वेद जो बुनियादी तौर पर 4 वेद के अंदर जो जितना कुछ लिखा गया है वही असल जो है वो करेक्ट हिंदुइज्म है, उसमें बाद में आने वाला जो है वो बुनियादी तौर पर इवल है। आर्य समाज जो है डिड नॉट मच टू इनकरेज हिंदू नेशनलिज्म। इसने हिंदू नेशनलिज्म के हवाले से कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन इसने डिस्परेज द नॉलेज ऑफ द वेस्ट एंड इट एस्टैब्लिश्ड मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अमंग इट्स मेंबर्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी लाला लाजपत राय जो था वो इसका एक अहम तरीन। ये लाला लाजपत राय वही है कि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब मैं आपको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़ा रहा था और इसके हवाले से बताया था कि ये साइमन कमीशन के मौके पर हलाक हो गया था। साइमन कमीशन के मौके पर एहतजाज कर रहा था और पुलिस का डंडा सर पे लगने की वजह से ये हलाक हो गया था। ये जो लाला लाजपत राय है ये हकीकी मायनों में अमंग इट्स मेंबर्स ये मतलब इसका एक रेवोल्यूशनरी मेंबर नजर आता है। और लेकिन इसमें एक और आर्या समाज की एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इब्तदाई तौर पर तो इसने नेशनलिज्म को उस तरह से प्रमोट नहीं किया, लेकिन दयानंद सरस्वती के बाद जो है जो इसका नेक्स्ट जो आर्या समाज को लीड कर रहा था वो श्रद्धानंद था और उसने शुद्धि तहरीक शुरू की 20th सेंचुरी में, ताकि उन लोगों को जो इस्लाम क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं उनको वापस शुद्ध करके हिंदू किया जाए। शुद्धि तहरीक बुनियादी तौर पर गौमूत्र से जो है वो निकली है कि आपने उनको गौमूत्र जो है वो पिलाना है और उनको बनारस में गंगा जमुना में मतलब जो है वो स्नान करवाना है, तो जिससे आप उनको शुद्ध करके जो है वो वापस ला सकते हैं। और ये उसने इस्लाम स्वामी जो दयानंद सरस्वती था उसने बुनियादी तौर पर एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया शुद्धि मूवमेंट में। और शुद्धि मूवमेंट जो है ये इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को चैलेंज किया कि वो ट्राई टू कन्वर्ट द अनएजुकेटेड पुअर एंड डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ द हिंदूज, कि वो लोगों को उनको मतलब जो है वो कन्वर्ट किया गया था जो बेचारे डिप्रेस्ड क्लास थे, जो शूदर थे, जो दलित थे, जिनको हिंदू कल्चर के अंदर कोई बज़ाहिर से कोई अच्छा मुकाम हासिल नहीं था। असल में उसने उनको मतलब जो है वो कन्वर्ट किया था कि और वो कन्वर्ट हुए और वो चाहता था कि ये वापस लोग जो है वो हिंदुइज्म में आ जाए। शुद्धि मूवमेंट जो है ये उन मुसलमानों के भी दर पे हुई जो हिंदुइज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। वो अपने सेंटली करैक्टर, करेज और ओरेशन की वजह से तकरीबन 18,000 जो मुसलमान जो हैं मुस्लिम्स रिटर्न टू हिंदू, जो यूपी में जो हैं वो सिर्फ 18,000 मुसलमानों को उसने वापस हिंदुइज्म की तरफ ले गया। और नंबर ऑफ हिंदूज जो है वो हु हैड बीन फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम ड्यूरिंग द मोपला रिबेलियन इन केरला, वो 1920 में वो उनको भी वापस लेकर आया। तो ये दो वो रिफॉर्मर्स मूवमेंट है जिनका असल पर्पस यही था कि हमने हिंदू कल्चर को रिफॉर्म करना है।
हमारा जो असल अल्टीमेट एम है वो हिंदू कल्चर की बेहतरी के जो हैं वो मामूलात जो हैं वो सर अंजाम देने हैं। इसके साथ साथ एक और रिलीजियस मूवमेंट जिसको हम लोग तारीख में रामाकृष्ण मिशन बोलते हैं, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं हिंदुइज्म में, ये जो हैं वो न्यू जो समाज से जो न्यू मूवमेंट्स हैं वो वहां से निकलती हैं। रामाकृष्ण जो है वो डिवोटी था और ये जो काली टेम्पल ऑफ काली दक्षिणेश्वर डिवोटी एट दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर एक मुकाम है, एक डिवोटी था दक्षिणेश्वर के मुकाम पर, और टेम्पल ऑफ काली नॉर्थ ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के नॉर्थ में टेम्पल में अट्रैक्टेड अ बैंड ऑफ एजुकेटेड ले फॉलोअर्स हु स्प्रेड हिज डॉक्ट्राइन। उसने एजुकेटेड लोगों को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है जो उसकी डॉक्ट्राइन को जो है वो फैलाएं। उसकी स्टडीज और विजन्स की वजह से वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि दुनिया के तमाम मज़ाहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। हाँ वो हिंदुइज़्म है, हाँ वो क्रिश्चियनिटी है, हाँ वो इस्लाम है, हाँ वो जुडाइज़्म है, हाँ वो जैनिज़्म है, हाँ वो बुद्धिज़्म है, हाँ वो दुनिया का कोई मज़हब है, उसके ख्याल में वो ठीक था। और वो आगे फर्दर क्या कहता है, बट दैट द रिलीजन ऑफ अ पर्सन's ओन टाइम एंड प्लेस वाज फॉर दैट पर्सन द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रुथ। कहता है कि किसी भी शख्स के लिए वो रिलीजन जो है वो बेहतरीन है जो उसके वक्त में और जहां वो रह रहा है जो वहां पे मौजूद है, जिससे सच्चाई की तलाश में जाया जा सकता है। रामाकृष्णा जो है उसने एजुकेटेड हिंदुओं को एक बेसिस फ्राहम कर दी कि जिससे वो कुड जस्टिफाई लेस रैशनल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर रिलीजन, कि जिसको अकल के तकाजों पर पूरा नहीं किया जा सकता वो उनको जस्टिफाई कर सकते थे कि देखें जी अगर इस्लाम दुनिया में किसी जगह पर मौजूद है तो हम उसको नेगेट नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि ये मजहब जो है वो हमारे इस खित्ते में मौजूद है लिहाजा ये यहां पे दुरुस्त है और आप इसके खिलाफ जा नहीं सकते। टू कॉन्शियसनेस इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न वैल्यूज अमंग द फॉलोअर्स ऑफ रामाकृष्णा, उसमें नरेंद्रनाथ दत्ता था जो स्टैटिक था आफ्टर हिज मास्टर्स डेथ एंड assumed द रिलीजियस नेम विवेकानंदा। 1893 में उसने जो है वो वर्ल्ड की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो अमेरिका में हुई थी, जहां उसकी पर्सनालिटी और जो शानदार तकरीर थी उसने इंप्रेस किया उस वहां की गैदरिंग को। और यूनाइटेड स्टेट्स में और इंग्लैंड में जब वो 1897 में जब वो लेक्चर्स देने के बाद वापस आया तो विद अ स्मॉल बैंड ऑफ वेस्टर्न डिसाइपल्स वो अपने साथ जो है वो थोड़े से वेस्टर्न जो शागिर्द थे वो लेकर आया और यहां पर उसने रामाकृष्ण मिशन जो है वो उसने जो है वो शुरू किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिजीम रिफॉर्म हिंदुइज्म। विवेकानंदा जो है वो अर्लियर हिंदू रिफॉर्मर था जिसने कई सोशल सर्विसेज को भी इनकरेज किया। वो प्रोग्रेसिव वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियल्स का हमनवा था जो चाहता था कि जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और उसने ऑल फॉर्म्स ऑफ कास्ट एंड डिस्टिंक्शन, उसने सेल्फ रिलायंस अपने फॉलोअर्स के अंदर जो है वो पैदा करने की कोशिश की। विद ब्रांचेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, रामाकृष्णा मिशन जो है उसने हैज मच टू स्प्रेड नॉलेज ऑफ इट्स वर्जन ऑफ हिंदू आउटसाइड इंडिया। इसकी जो शाखें हैं वो सिर्फ हमें हिंदुस्तान में नजर नहीं आती बल्कि इसका काम जो है वो हिंदुस्तान से बाहर भी दिखाई देता है। आई मस्ट से ये 3 मूवमेंट्स जो मैं आपके साथ मतलब जो है वो शेयर कर चुका हूं अभी तक, जिसमें पहली जो है वो आपकी ब्रह्मो समाज है, दूसरी आपकी आर्या समाज है, तीसरी रामाकृष्ण मिशन है। इन तीनों का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक था कि हमने किसी तर्ज के साथ इस इंडियन सोसाइटी और हिंदू कल्चर के अंदर जो इररिलेवेंट एलिमेंट जो है वो शामिल हो चुके हैं, हमने किसी ना किसी तर्ज के साथ उनको रिफॉर्म करना है, उनको बेहतर बनाने की तरफ जो है वो कोशिश करनी है।
एक और मूवमेंट जो है वो हिंदू कल्चर के हवाले से जो हमें नज़र आती है वो है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसको न्यूयॉर्क सिटी में 1875 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, और इसकी जो फाउंडर थी उसका ताल्लुक रशिया से था, हेलेना ब्लेवेट्स्की जो रशियन थी। जब ब्लेवेट्स्की जो है वो हिंदुस्तान 1879 में आती है, उसकी डॉक्ट्राइन जो है वो बड़ी तेज़ी से इंडियन करेक्टर एंड को जो हैं वो क्या करती हैं, उसको जो है वो टेक ऑन करती हैं, हिंदुस्तान के अंदर फ्लरिश होना शुरू हो जाती हैं। उसने अपना जो हेडक्वार्टर था वो एदियार में बनाया हिंदुस्तान के अंदर ही, और उसके फॉलोअर्स ने इसकी कई ब्रांचेस जो हैं वो हिंदुस्तान में कायम की। उसने कई एक्विजिशन लगवाए जो हैं वो लगाए, जो है वो एनी बिसेंट जो कलेंट्री थी लेवल्ड अगेंस्ट इट्स फाउंडर, कि आफ्टर सर्वाइविंग सीरियस एक्विजिशंस ऑफ कैलेंट्री लेवल्ड अगेंस्ट इट्स फाउंडर एंड अदर लीडर्स, द सोसाइटी प्रॉस्पर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ एनी बेसेंट। यानी कि जो ब्लेवेट्स्की है उसके बाद अगर किसी शख्स ने थियोसोफिकल सोसाइटी को प्रमोट किया तो वो एनी बेसेंट थी, जो एक रिफॉर्म माइंडेड इंग्लिश वुमन थी, और उसके टेन्योर में मैनी थियोसोफिकल लॉजेस जो थे वो यूरोप में भी कायम किए गए, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, और जिसका मकसद ये था कि वेस्ट को एक्वेंट किया जा सके विद द प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म। और अगर हिंदुइज्म में कुछ ऐसी यूनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उस इडियोसिंक्रेटिक फॉर्म को भी जो है वो एलैबोरेट किया जा सके। फर्दर जो है वो हमें इसमें एक और मतलब जो है एक और रिफॉर्म मूवमेंट हमें नजर आती है, वो और बिंदु आश्रम है, जो हिंदुस्तान, जिसका असर हिंदुस्तान से बाहर नजर आता है। श्री और बिंदु, उसने आश्रम बनाया और एक हाई रेपुटेशन जो है वो अचीव की एज अ सेज, के एज अ सीयर के तौर पर, एज अ प्रॉफिट के तौर पर। उसके फॉलोअर्स ने जो है वो देखा कि उसके अंदर कोई सुपर बीइंग जो है वो मौजूद है, और वो उसमें मैनिफेस्ट होता है और वो उसमें दिखाई देता है। उसकी लीडरशिप के बाद आश्रम जो है वो मायरा रिचर्ड ने, एक फ्रेंच वुमन थी, उसने उसको ओन किया एज इसके डिसाइपल के तौर पर। बहरहाल थियोसोफिकल सोसाइटी और बिंदु आश्रम का असल पर्पस भी बाकी तीन जो मैंने आपके सामने बताए हैं उनके साथ भी बिल्कुल यही पर्पस था कि किस तरह से हिंदू समाज के अंदर पाई जाने वाली जो खराबियां हैं हम उनको किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं। ये एजुकेशनल मूवमेंट्स भी थी, ये रिफॉर्मर्स मूवमेंट भी थी, इनका पर्पस लोगों की फलाह बहबूद करना भी था। उसके अलावा दीगर टीचर्स जो हैं उन्होंने भी रिलीजियस लाइफ जो हिंदुस्तान की है उसको अफेक्ट किया, और उसमें बंगाली पोएट रविंद्रनाथ टैगोर का बेटा, जो कई करंट्स और रिलीजियस थॉट से मुतासर था, जो इंडियन और नॉन इंडियन थे, वो यूरोप में भी पॉपुलर था, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, और वर्ल्ड वॉर 1 के तौर पर भी। ये वो पहला हिंदुस्तान का पोएट है जिसको नोबेल इनाम मिला था, और उसने हिंदू रिलीजन को जो है वो डिसेमिनेट नहीं किया था, यानी कि पूरे के पूरे वेस्ट के अंदर। अगर आप रियल सेंस में देखें तो ये भी मतलब जो है वो जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये भी बिल्कुल बाकी समाजों की तरह जो है वो कसीर पॉलीथेइज्म का कायल नहीं था, बल्कि वो समझता था कि खुदा जो है वो दुनिया की हर चीज़ में दिखता है, जिसको आप नज़रिया वहदतुल वजूद कहते हैं। जब आप वहदतुल वजूद की बात करते हैं तो उसमें एक बात बड़ी हमें वाज़िया नज़र आती है कि वहदतुल वजूद इस बात का कायल है कि
किस तरह से जो है वो अगर आप सांप देख रहे हैं तो उसमें भी लॉर्ड मौजूद है। अगर आप तुलसी के पौधे की पूजा कर रहे हैं तो आप एक्चुअली खुदा की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी के पौधे में भी खुदा दिखता है। बहरहाल इन तमाम मूवमेंट्स, जो जितनी भी रिफॉर्म मूवमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनका अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था, और वो पर्पस था कि किस तरह से हिंदू सोसाइटी को जो है वो रिफॉर्म किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।